बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इज़्तिराब का शिकार है। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और पार्लियामेंट हाउस में हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत मौजूद थी। आज के इजलास की सदारत मरियम नवाज साहिबा की जानिब से की गई और आज के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर बात की गई, जिसमें बात यह सामने आई कि नून लीग जो है वो लॉन्ग मार्च की हामी दिखाई देती है, जबकि बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वो तहरीके अदम एतमाद की हामी है। तो पीडीएम की कयादत आइंदा के लिए क्या सोच विचार कर रही है, उसमें अब हर पार्टी अपना अपना नुक्ता नजर पेश करेगी। तो कौन सा एक नुक्ता है जिस पर इत्तफाक हो सकेगा? विफाकी हुकूमत कहती है कि इनका शहराजा बिखर चुका है, अंदरूनी हकीकत क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है, इसी बारे में बात करेंगे राना साहब से। राना साहब, क्या नून लीग जो है असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने लगी है? क्योंकि उसूली मौक़िफ़ इस्तीफों का जो था वो तो नून लीग का ही था, लेकिन इस्तीफे तो कहीं पे दिखाई नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, आप याद करें, मैंने चंद दिन पहले कहा था कि नून लीग का बयानिया, नून लीग का मौक़िफ़, इसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल वाज़ेह तब्दीली आना शुरू हो गई। आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? शाहिदा खान अब्बासी। सदारत कौन कर रही है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। भाई नायब सदूर तो एक से जायद है ना, सदारत करनी चाहिए थी शाहिदा खान अब्बासी को। ज़रा आप फुटेज में देख लें, माइक किसके आगे है, गुफ्तगू कौन कर रहा है, हदायत कौन दे रहा है, 12 के मीडिया को ब्रीफिंग कौन दे रहा है, ट्वीट कौन कर रहा है, सारा कुछ कौन कर रहा है? मरियम साहिबा कर रही है। आज जब इजलास शुरू होता है तो मरियम साहिबा इजलास में बैठती हैं। पहली उनकी बात क्या होती है? पहला उनका लफ्ज़ ये होता है कि मियाँ साहब का ये हुक्म है कि जो भी हमारे अरकान असम्बली हैं उनमें से कोई शख्स भी आज के बाद किसी भी टॉक शो में कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उनकी इजाज़त से हट के या उनकी इजाज़त के बगैर होगी। टॉक शो में जाने से पहले, आम जगह में जाने से पहले, अवाम में जाने से पहले जो बात करनी है वो मैं बताऊंगी। ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा, मैं बताऊंगी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कौन सी बात? पीडीएम के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से। फिर जब वहां पे बात शुरू होती है तो 3 अरकान असम्बली जिनको आज बड़ी डांट पड़ी है, एक लाहौर से तल्लक है, एक का फैसलाबाद से तल्लक है और एक जनूबी पंजाब से, और एक जिसका इस्लामाबाद यानी भोटोहार बेल्ट से तल्लक है। उसको तो ये कहा गया कि आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर हम गए थे, आपने कहा था मैं इतने 1000 बंदे लेके आऊँगा, तो आप कहाँ थे? तो उस पर उस शख्सियत ने, उस एमएनए ने कहा जनाब शाहिदा खान अब्बासी साहब से पूछे, मैं वहीं पे था। तो उन्होंने कहा शाहिदा खान अब्बासी को छोड़े, मुझे बताएं कहाँ थे। ये लफ्ज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस मीटिंग में, ये मुझे खुद एक इनके एमएनए ने कहा जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा आज तो हमें इस तरह लग रहा था जिस तरह इक़्तिदार इन्हीं का है और ये इक़्तिदार में जिस तरह मीटिंग लेती थी उससे भी सख्त मीटिंग थी। उसके बाद 3 जिन अरकान असम्बली की क्लास की गई, उन्हें कहा गया कि आप क्यों लोगों से कहते हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे? जो इस्तीफा नहीं देगा उसके घर को मैं गिराव कराऊंगी, कारकुन उसके घर को गिराव करेंगे, हम उनको पार्टी से फारिग कर देंगे। तो उसमें से एक ने कहा जनाब जो 6 या 8 हमारे पहले बागी थे उनमें से किसको फारिग किया है? आज तक इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ क्या भेजा है? ये बाकायदा मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो अंदर तलखी होती है। उसके बाद मोहतरमा कहती हैं कि जी अगर हम इस्तीफे देते हैं तो उनमें से फिर एक बड़ी अहम शख्सियत गुजरांवाला से तल्लक है जिनको मुस्लिम लीग नून का पंजाब का सदर बनाए जाने के इम्कानात थे। आपको मरियम साहिबा के बड़े करीब नज़र आते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह की हिदमात की वजह से उन्हें नहीं बनाया गया। तो उस शख्सियत ने खड़े होकर कहा कि जनाब हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन जब इस्तीफे देने की बारी आएगी इस्तीफे उस सूरत में ले अगर पीपल्स पार्टी भी दे। पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी कि मियाँ साहब वापस आए, तहरीक की क़यादत करें। इन्होंने कहा अगर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे दे तो फिर आप इस्तीफे दें, नहीं तो आप इस्तीफे ना दें, हम फंस जाएंगे। और दूसरा ने कहा जनाब इलेक्शन लाजमी लड़ें, ये तो हमें हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हम सेनेट इलेक्शन से बाहर चले जाएं, हम इस्तीफे भी दे दें और मुकम्मल तौर पर हमारी सियासत ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वहाँ पे ये आज इन्होंने कोड नहीं किया, मैं कोड कर देता हूँ। फिर एक मोबाइल फ़ोन पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं कुछ देर के लिए उनका खिताब सुनाया गया। मियाँ साहब ने अपने खिताब में बिल्कुल वाज़ेह कहा जनाब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आप खड़े हो जाए, बड़ी जल्द हमारा वक्त आने वाला है, मैं आपको जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा।
अच्छा वो खुशखबरी कब आती है कब नहीं आती, या सर ये तो हुई आज इनके वापसी नहीं हो रही कि मैं कौन सी वापसी। अब तो चंद दिनों बाद तो आपको पता है ना, बरतानिया में तो कोरोना का जो आलम हो गया, अब तो फ्लाइट्स भी बंद होने जा रही हैं, तो सब कुछ बंद होने जा रहा है, तो कौन सी वापसी। वापसी जिसने आना होता है वो आ जाता है। आप तो यहाँ से रवान गया किसी की, मैं आपको फिर आज के प्रोग्राम में ये खबर दे दूँ, पाकिस्तान से रवान गया किसी की, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं और बड़ा नाम जा रहा है यहाँ से। तो ये नहीं पूछता, लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च पे क्या फैसला हुआ इनका? लॉन्ग मार्च पे फैसला हुआ जी कि सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। अगर तो लॉन्ग मार्च करते हैं, पीपल्स पार्टी साथ देती है तो ठीक है, नहीं साथ देती तो हम लॉन्ग मार्च करें। अगर जी कुछ नहीं होगा तो हमारी सियासी साख बहाल रहेगी, ये फैसला हो गया। और ये कहा गया कि जीटी रोड से ये लॉन्ग मार्च होगा, और जब हम ऐलान करेंगे तो उन्होंने कहा फिर मजबूरन पीपल्स पार्टी सारे हमारे साथ आएंगे। और आज इजलास में यह भी कहा गया है कि मौलाना साहब के अलावा हमें किसी और पे एतबार नहीं करना। तो उस पर पोटोहार से तलक रखने वाली सबसे तगड़ी शख्सियत ने कहा, जनाब ये हम किस तरह यकीन कर लें कि हमने मौलाना साहब पे एतबार करना है। तो जिस पर उन्होंने कहा ये मियाँ साहब का हुक्म है। तो ये हालात हो गए जनाब के सेनेट का इलेक्शन भी आ गया। और मैं एक चीज़ बड़ी खबर दे दूं आपको मैं एक, या सर सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के साथ की हुई कमिटमेंट से पीछे हो गई है। मौलाना साहब को जो उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून शायद पंजाब में जो नामजद उम्मीदवार हैं उसमें से इनका खाता भी रखे, क्योंकि पंजाब में ही इनको को 2 सीटें मिलने के इम्कान है ना। जी जी। इसके अलावा तो अगर आप कहें कि किसी और जगह से खुल के सिंध से तो नहीं मिलनी। तो फिर अगर वो कमिटमेंट से ये पीछे हट गए हैं तो फिर मौलाना का साथ किस तरीके से होगा? मौलाना साहब को वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से आराम कर लेंगे। मौलाना साहब को जिस तरह वो जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोगों ने आज कहा कि पैसे देते हैं, जो भी करते हैं, हम तो नहीं इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो उनके मुखालफिन कहते हैं कि हम उन्हें आराम कर। मौलाना साहब के पास सेकंड ऑप्शन भी क्या है यासर, मुझे बताया ना क्या है? क्या वो परवेज़ रशीद को ड्रॉप करेंगे? क्या वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ड्रॉप करेंगे? परवेज़ रशीद साहब को ड्रॉप करेंगे? ख्वाजा अहमद हसान साहब को ड्रॉप करेंगे? उनको तो हरवाना है उन्होंने। लेकिन मैं आपको आप कहते थे नाम नहीं लेते, मैं बता देता हूँ, उनको तो हरवाना है, पार्टी के अंदर हरवाना है। और ये फैसला हो चुका है। मैं आपको ये भी कह दूं, बता दूं, नहीं तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपको नजर आ जाएगा। चले, ये इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से डिसीजन है जो अब तक हो चुका है उनकी पार्लिमानी इजलास में। आगे बढ़ के बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर कमर ज़मान कायरा साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय है वो जमहूरियत की बहाली के लिए है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की हामी दिखाई देती है किसी भी जगह पर? नहीं, बिल्कुल हामी दिखाई नहीं देती। देखें राना सनाउल्लाह ने आज के इजलास में कहा, उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जिन अदारों पे आप तनकीद कर रहे हैं, क्या उनकी, ये नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, क्या उनकी मर्जी, उनकी हमायत के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? उस पर कहा गया नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा फिर किसको हम मजबूत कर रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं? तो आपको पता राना सनाउल्लाह तो कई दफ़ा कह चुके हैं, प्रोग्रामों में ये बात ओपन कह चुके हैं वो, कि तहरीक अदम एतमाद उसी सूरत में कामयाब होगी जब हमें पीछे से आशीर्वाद होगी। तो जिससे अपने आशीर्वाद मांग रहे हैं उसके खिलाफ आप बात भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि तमाम पीडीएम जमातों को एक नुक्ते पे मुत्तफिक कर लेंगे तहरीक अदम एतमाद। देखिए वो उनकी आपस के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। राना सनाउल्लाह का मैंने आपको नाम ले दिए, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है। तो आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ ना, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यासर, आने वाले दिनों में किसी सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद के हक में मुस्लिम लीग नून जाती नजर नहीं आती। पीडीएम के फैसले पर मजबूरन वो साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आज ये भी बात हुई है वहां पे कि मान ले तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, कौन अपने गले में घंटी बांधेगा? ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि घंटी कौन बांधेगा? तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में 2023 तक क्या हम कोई तहरीक कामयाब कर सकेंगे? उस पर खामोशी होगी। यानी ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो पीडीएम का मकसद फौत हो जाए। देखिए खत्म हो गया ना मकसद। आपने कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली चाहते हैं जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीका यही है, उसके लिए हुकूमत भी तैयार बैठी है, आप भी तैयार हैं, लेकिन आप किस तरह तैयार हैं? आप तैयारी अपनी लाएं ना सामने। पहले तो आप अदम एतमाद की तहरीक के लिए क्या उतने वोट आपके पास होंगे? क्या इतने लोग साइन करेंगे
क्या उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होगी? तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मैं एक बड़ी बात बता दूं, बिलावल तो वज़ीर आज़म नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों किसी और को बनाएगी? चले मुझे बता दें। तो मुस्लिम लीग नून किसको बनाएगी? मैं आपको यह भी बता दूं, चले वहां पे बात हुई, शाहिदा खान अब्बासी का नाम आया। मरियम साहिबा किसी सूरत नहीं चाहती कि शाहिदा खान अब्बासी जो है वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। मैं ये आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं। उन्होंने अपने कोर जो साथी करीबियों ने कहा कि जनाब जब हमें सजाएं हुई उसके बाद जो हमारे साथ हुआ तो शाहिदा खान अब्बासी ही वज़ीर आज़म थे। तो ये तो साबित कर दें कि ये हमारे भी हैं कि नहीं, हम तो मजबूरी के साथ, मजबूरी की वजह से उनके साथ हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। शाहिदा खान अब्बासी को वो नहीं चाहती वज़ीर आज़म बने, तो शहबाज शरीफ को वो नहीं चाहती, ख्वाजा आसफ को वो नहीं चाहती, राना तनवीर को वो नहीं चाहती, तो फिर वज़ीर आज़म किसको बनाया जाएगा? तो फिर आज के इजलास में फैसला क्या हुआ? आज के इजलास में ऑप्शन पे भी नहीं मान रहे, लॉन्ग मार्च आज के इजलास में हुआ जी कि अगर पीपल्स पार्टी हमें कायल करती है तो हम पीपल्स पार्टी को कहेंगे आप आगे लग जाएं, और अवाम में हम ये कहेंगे कि हमने पीपल्स पार्टी की बात मानी है, और नाकामी भी पीपल्स पार्टी भी डालेंगे जो है ही नाकामी। ये आज कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, ये लफ्ज़ अदा किए गए हैं, अल्फाज हैं ये, मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं। मोहतरमा ने कहा है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। तो जिस पर नारोवाल से तल्लक रखने वाले हमारे भाई ने कहा कि जरदारी साहब फिर हमसे गेम कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है हमें लैदा होने का, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, हमने अब 2023 तक तो करना ही करना है, तो प्रेशर तो बनाए ना। आप ये समझते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन भी जो है, लॉन्ग मार्च भी जो है, इसको पसे पुश डालकर तहरीक अदम एतमाद, अगर पीपल्स पार्टी उसकी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करती है तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ देती? बिल्कुल इसी सूरत में साथ देगी। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आएंगी ना, अदम एतमाद की सूरत में मौलाना को क्या मिला? मौलाना तो असम्बली से बाहर है, क्या उनके बेटे को वज़ीर आज़म बनाएंगे? अगर 1% ऐसे चांस होते हैं, जो नहीं है, मैं आप ब्रेक कर देता हूं, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जाएगी, जितनी जल्दी नहीं पेश की जाएगी। इसलिए नहीं पेश की जाएगी, उन्हें पता है उसको पेश करने का मतलब है हुकूमत की फेवर करना। देखें अभी इमरान खान के पास बड़े पत्ते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बड़े पत्ते हैं, कोई शक नहीं, उनके बहुत से मशीन नालायक हैं, लेकिन वो खुद इस कौम और मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, करना चाहते हैं। पहली दफ़ा अदारे एक पेज पे है, अदारे और हुकूमत एक पेज पे पहली दफ़ा, ये 47 सालों में हमें मानना पड़ेगा। और जब ऐसे वक्त में आप क्या समझते हैं कि इन मौजूदा हालात में अदम एतमाद आ सकती है तहरीक? पीपल्स पार्टी ने मौलाना से और नून लीग से जो बदला लेना था वो 80% ले लिया, 20% जो है वो आपको अगले आने वाले चंद दिनों में आ जाएगा। भाईजान होने दें, इलेक्शन होने दें सेनेट का, उसके बाद मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल है 3 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा, 3 या 4 या 5 मार्च को, उसके बाद देखिएगा इनका हाल क्या होता है। साहब मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी कहा है कि हुकूमत जो है वो हमारी मिन्नतें कर रही है, तो इसमें कितनी सदाकत है? दूसरा ये कि कर रही है ना हुकूमत, मिन्नतें कर रही है, खुदा का वास्ते में इत्मीनान तहरीक लाए, नाकाम हो घर को जाए। अच्छा, इस तरह की मिन्नत है? कौन मिन्नतें कर रहा है? जिस तरह ये कहती है ना एनआरओ, हम किससे मांग रहे हैं, तो जो मिन्नतें करने वाला उसका नाम लेना, उसके सामने आता कि हमें भी पता चले, कौम को भी पता चले कि हुकूमत क्या डबल गेम खेल रही है। तो आज के इजलास में वो बोली किसके खिलाफ है? 3 मैंने तो आपको बता दिया, तीनों शहर के नाम बता दिए, मुझे कहते हैं तो उनके नाम भी बता देता हूँ। चलें कोई एक आध नाम बता दें। एक आध बता दे, 3 नहीं पूछता। यार फिर बड़े चीखते हैं यासर आके ना टीवी पे, वो कहते हैं अंदर की बात बाहर कैसे निकली। चले एक आखिरी सवाल, एक ये बता दें, आप भी जानते पीडीएम की तहरीक पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अंदरूनी तजब्जुब का शिकार थी, तो क्या पीडीएम की तहरीक पर आज अपने अराकीन को कायल कर पाई है वो? देखिए आज उन्होंने कहा जी हमने हर सूरत में हुकूमत के खिलाफ जाना है, हमारा ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दिला देगा, सिर्फ इस हद तक है। देखें आगे उन्हें पता है कि मुख्तलिफ मरहले हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आनी है, चेयरमैन नैब जो है उसका तकर्रर जो है कुछ अरसे बाद होना है, और बहुत सी चीज़ें हैं, वो उनमें चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें कोई ना कोई रिलीफ मिले। साथ में मरियम चाहती है, मैंने आपसे कहा कि कोई चाहता है बाहर जाना, तो बाहर उसी सूरत में जाएगा जब प्रेशर बनेगा।
यानी सियासी साख को बहाल रखना चाहते हैं प्रेशर डाल के हुकूमत पर। वो किसी भी तरीके से डाला जा सकता है, लेकिन उस नुक्ते पे भी मुत्तफिक उसी सूरत में होंगे जब दूसरी पार्टी उसकी नाकामी की जिम्मेदारी को तैयार होगी। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन नाराज अराकीन की जो पिछले काफी अरसे से सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें होती रहीं, आज भी अज़हर अब्बास चांडिया जो है उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आला से, और फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम विकेट गिराई गई है। उन्हीं नाराज अराकीन में से अशरफ अली अंसारी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक अहम सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज अराकीन कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं, या फिर उनके हम ख्याल जो है उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है? और आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब से जो माजी में मुलाकातें हुई उसका मुस्तकबिल में समर क्या मिलने वाला है, इसी बारे में बात करने के लिए अशरफ अली अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंसारी साहब, आज आपके करीबी साथी अज़हर अब्बास चांडिया साहब की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है, जिस पर हुकूमती हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम विकेट गिरा दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की यह विकेट गिराई गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ एक विकेट नहीं गिरी, बहुत सारी विकेटें हैं जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जज्बाती फैसले करके अपने हाथों से गिराई हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोग, बल्कि चूँकि हम तो राब्ते में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मरियम नवाज साहिबा के फैसलों की वजह से और पार्टी में इनकी मुदाखलत की वजह से, चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है ये बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा जो तबका था मजहबी लोगों का, वो इनके साथ था। और वो इस वजह से साथ था कि हम समझते थे कि ये जो मुस्लिम लीग है ये कायदे आज़म की मुस्लिम लीग है। तो जो बहुत बड़ा मजहबी हल्का है वो औरत की हुक्मरानी को किसी सूरत भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जैसे मेरी मिसाल सामने है कि हमारे जो ख़ानदान है इसका एक मजहबी पस मंज़र है और हम किसी तौर पर भी औरत की हुक्मरानी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे साथी MPA साहिबान हैं जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा की क़यादत पे बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। तो अगर मरियम नवाज पार्टी को लीड करेंगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को खैरबाद कह देंगे, क्योंकि हम तो मजहबी हमारा एक बैकग्राउंड है। तो उस हवाले से बहुत सारे MPA साहिबान ने ये फैसला किया है कि आने वाले वक्तों में अगर ऐसे ही पार्टी के मामला चलते रहे, अगर शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज ने मामलात अपने हाथ में न लिए और मरियम नवाज के हाथ में पार्टी की जो है वो बागडोर दे दी, तो जिस तरह से मरियम नवाज ने बयानिया लिया है वो इदारों के खिलाफ बात कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के जो जामिन इदारे हैं उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। तो ऐसे बयानिए के खिलाफ पहले भी बहुत सारे MPA साहिबान लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और पार्टी के अंदर एक लावा पक रहा है। और आप देखेंगे कि जब आने वाले सेनेट के इंतखाबात हैं तो उसमें वो लावा जो है वो फटेगा, तो फिर इनकी अंसारी साहब आपने कहा कि आने वाले सेनेट इंतखाबात, हम तो समझ रहे हैं कि आप 8 लोग हैं और 8 लोग जो हैं उनके वोट शायद इनको इतनी तकलीफ ना दे, तो क्या आने वाले सेनेट इंतखाबात में बहुत इससे ज़्यादा लोग होंगे जो इनके उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे? राना साहब, बहुत सारे लोग हैं जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो अफवाज पाकिस्तान प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको पाकिस्तान की सालमियत जो है वो बड़ी अजीज है और वो लोग अब बेदार हो चुके हैं। वो शख्सियात से हट के अब मुल्क और कौम के साथ प्यार करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे साथी MPAs हैं जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमारी आपस में गपशप हुई है। तो वो चूंकि कहते हैं कि ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सियासत करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, मुल्क और कौम का नाम इस्तेमाल करते हैं, ना किसी को ये मिलते हैं, ना किसी के ये मफादात का ख्याल करते हैं, सिर्फ इनके अपने मफादात हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मुल्क और कौम के लिए काम किया जाए। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हम इनको वोट दे भी दें तो ये किसी सूरत हम पर एतमाद नहीं करेंगे और ये बगैर सोचे समझे जो है वो पार्टी के मुंतखब MPAs MNAs को पार्टी से निकाल रहे हैं। अंसारी साहब, अब बेहतर यह है कि इनको वोट देने की बजाय इनको सरप्राइज दिया जाए। बहुत से लोग इनको सरप्राइज दिया जाए। क्या सरप्राइज देंगे आप?
जी सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह जो सेनेट का आने वाला जो इलेक्शन है, क्योंकि वोट अगर हम इनको दे देंगे तो ये एतमाद नहीं करेंगे। तो इसलिए चूंकि ये जो राणा साहब आप समझते हैं कि जितने भी इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए, सीक्रेट बैलेट के जरिए होने हैं, वहां पर ऐसी कोई ममानत नहीं है। वहां पर हर मुंतखब MP MN जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकता है। आइन और कानून में ऐसी कोई ममानत नहीं है। अगर आइन और कानून में कोई ऐसी ममानत होती तो फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन ना होता। तो बहुत सारे साथी MPA साहबान ने ये फैसला किया है कि हम इनको वोट नहीं बल्कि सरप्राइज देंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो 4-5 माह से लगा लें। आपने यही कहा कि हम ख्याल बहुत से लोग हैं, लेकिन वज़ीर आला से मुलाकातें कितने लोगों की हुई, बयानात कितने मंजर आम पे आए, ये भी तो एक सवाल है। वो जो हम ख्याल हैं वो कितनी देर मसलहत के तहत चुप रहेंगे? इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हम दावा करते हैं कि हमारे हम ख्याल बहुत सारे MPA साहबान हैं, उसकी तकवीयत इस बात से मिलती है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे। इनको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो बहुत सारे MPA साहबान ऐसे हैं जो जाके अपने इस्तीफे की तस्दीक नहीं करेंगे। ये मेरे से आपसे ज्यादा इनको ज्यादा पता है जी। इसी खौफ की वजह से ये इस्तीफे पेश नहीं कर रहे और ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। और इसका ये जो लावा जो है वो फटेगा सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि हम जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी हम कुर्बानियां दे ले। क़यादत जो है इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनको अपने और पराये की कोई फिक्र नहीं है। 35 साल ये हमें दर्स देते रहे कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है, और अब सारे MPA MNA साहबान को इकट्ठा करके उनके कदमों पर निछावर कर रहे हैं। तो हम बाज़मीर लोग हैं, हम तो ऐसी सियासत बिल्कुल नहीं करेंगे कि जहां पर इंसान की इज्जत नफ्स जो है उसका भी ख्याल न रखा जाए। तो बहुत सारे फैसला कर लिया है। आपकी पार्टी के बड़े अहम तरीन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, जिनका नाम सामने आ रहे हैं। जुबैर साहब हैं जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, परवेज रशीद साहब हैं, ख्वाजा अहमद हसान साहब हैं। आपको ये तीनों भी पसंद नहीं है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी। मतलब तो यह है कि राना साहब अगर हम इनको वोट दे भी देते हैं तो इनको हम पे किसी सूरत यकीन नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि हम इनको यकीन दिलाते रहें, हम इनको वोट देने की बजाय सरप्राइज देंगे जी। और फिर ये जो परवेज रशीद साहब है, इनकी मुल्क और कौम के लिए क्या खिदमत है जी, ये बता देना जी। कोई ऐसा कोई कारनामा इनका बता दे हमें कि जो इन्होंने मुल्क और कौम के लिए जो बड़ा स्टैंड लिया हो, जो मुल्क के इदारों के साथ ये खड़े रहे हो। मुल्क इनके बारे में तो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कई सवालिया निशान लगाए हैं, और मियां नवाज शरीफ खुद इनको पसंद नहीं करते। और जहां पर जितवाने की बारी आती है वो किसी और को लेके आते हैं, जब हराने की बारी आती है तो ख्वाजा अहमद हसान साहब को लेके आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खुद ख्वाजा अहमद हसान से खुश नहीं है जी। ये तो पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग है। मैं भी इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि कौन किसको चाहता है और किसको नहीं चाहता। कितने वोट सेनेट में खराब हो जाएंगे? 20, बता दें क्या वो 20, 25, 40, 50 कितने वोट सेनेट में खराब होंगे? जब मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूं तो फिर सरप्राइज होगा, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। आप माशाल्लाह एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको इन बातों से बखूबी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है वो सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। अच्छा अंसारी साहब, आप ये भी तो देखें कि पिछले 3-4 माह में जो बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और अब हालिया जो बयानिया है, दोनों में फर्क है। आपको उस वक्त बयानिए पे एतराज था, अब ये हुकूमती नाहिली पे आ चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद का भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये हुकूमत को इलेक्टेड मानते हैं। तो अगर ये अवामी मसाइल पे आ जाएंगे तो क्या फिर भी साथ नहीं देंगे पार्टी का? यासिर साहब कब अवामी मसाइल पे आएंगे? अब 2.5 साल तो गुजर चुके, 2.5 साल तो इन्होंने अवामी मसाइल पर बात नहीं की, अपने मफादात की ये बात करते रहे। इदारों का जो क्रेडिबिलिटी थी उस पर ये सवालिया निशान उठाते रहे। तो ना तो उन्होंने मुल्क और कौम की बात की, ना इन्होंने अवाम की बात की। अब तो सबको पता चल गया है कि जब से मरियम साहब आई हैं, इनके अपना एक एजेंडा है, अपने इनके मफादात हैं। ना ये मुल्क के लिए सियासत करते हैं, ना ये अवाम के लिए करते हैं, और इदारों को ये मुतनाज़ा कर रहे हैं। तो अब तो अवाम जो है वो जाग उठी है। अब हर बेवतन पाकिस्तानी जो है उसको पता चल चुका है कि जब से मरियम ने पार्टी के मामला संभाले हैं तो इनका एजेंडा क्या है। तो इस एजेंडे के साथ तो कोई भी बेवतन पाकिस्तानी जो है वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। अशरफ अंसारी साहब, आने वाले दिनों में, आने वाले चंद जो दिन है, आपने कहा सरप्राइज देंगे और बड़ा सरप्राइज होगा, तो क्या मुस्लिम लीग नून 2 सीटें भी नहीं ले सकेगी सेनेट की पंजाब से?
सर राणा साहब, जिस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है, जिस तरह मरियम नवाज साहबा, ना उनका कोई सियासी एक्सपीरियंस है, ना उनको कोई ऐसा शऊर है कि अंधाधुंध फैसले किए जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे फैसले किए जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी ही पार्टी के इलेक्टेड एमपीएस को बेदखल कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। और मुझे तो ये हंसी आ रही थी कि पहले इनको ये समझना चाहिए कि ये पार्टी इनके कोई घर की जगीर नहीं है, ये पार्टी कायदे आजम की पार्टी थी जिससे ये हमें बेदखल कर रहे हैं। ये कायदे आजम की पार्टी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। अच्छा अंसारी साहब, पिछले दिनों ये भी खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने कुछ करीबी साथियों को ये टास्क दिया था कि आपका जो हल्का है आपसे मुलाकात करे और आपको वापसी के लिए राग़िब करे। नहीं, अगर कोई मेरे साथ कोई कोशिश करेगा तो मैं ये बिल्कुल ये कहूंगा कि जिस तरह से ये जो पाकिस्तान की सालमियत के जो इदारे हैं, अगर उन्होंने उसके ऊपर कीचड़ उछालना है, इंडिया को खुश करना है और अगर मरियम ने मामला चलाने हैं, तो फिर हम किसी सूरत पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम तो मुहिब्बे वतन लोग हैं। हमने तो पाकिस्तान के साथ चलना है। कहते हैं कि मैं अपने हाथ में पार्टी ले लेता हूं, अगर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्टी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, सारे इख्तियारात मेरे पास है और मेरे ही फैसले होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जब ये साबित कर देंगे तो हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये ज़बानी कलामी खाली बातों पे हम जो है वो यकीन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वाकई पार्टी के मामलात अपने हाथों में ले। मरियम नवाज की हुक्मरानी, मरियम नवाज की क़यादत जो है वो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है जी। तो अंसारी साहब, आज जो चांडिया साहब की मुलाकात हुई है, तो आने वाले दिनों में हम समझ लें कि मजीद अफराद की भी मुलाकात हो सकती है सीएम पंजाब से? यासिर साहब, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे तैयार बैठे हैं, हमारी आपस में गपशप होती है, हम राब्ते करते हैं, हम सोच विचार करते हैं, हम हर रोज फैसले करते हैं कि हमने किस तरह से मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा करना है, हमने किस तरीके से अवाम ने जो हमें अपना हक नुमाइंदगी दिया है, हमने उस किस हक नुमाइंदगी को किस तरह से अदा करना है। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं और वो आने वाले सेनेट के इलेक्शन में वो साबित करेंगे कि वो लोग किसके साथ हैं। क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या जो मुखालिफ के साथ हैं? जी, जो आप नाराज लोग हैं, क्या कोई अपना उम्मीदवार ला रहे हैं सेनेट में, या आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को या चौधरी परवेज इलाही के उम्मीदवार को वोट देंगे? ये तो बता दें। राणा साहब, जब मैंने कहा ना कि सरप्राइज होगा, तो फिर ये वाकई सरप्राइज होगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल आने दे, शेड्यूल आने के साथ ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी और वो जो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कि वाकई ये 92 ने एक न्यूज ब्रेक की थी और ये वाकई इंशाल्लाह एक सरप्राइज। अंसारी साहब, एक आखिरी सवाल, आप सीएम पंजाब से मिले अपने हल्के के मसाइल को लेकर, तो आपकी नजर में बुज़दार साहब की गवर्नेंस जो है वो शहबाज साहब की गवर्नेंस से किस हद तक बेहतर है? यासिर साहब, इसमें कई चीजें होती हैं जिसका आपस में मुवाजना करना होता है। देखें, 5 साल गुजर गए, शहबाज साहब से हम मिलने को तरस गए, वो हमें मिले नहीं। तो बुज़दार साहब जो है वो मेरी पार्टी के वज़ीर आला भी नहीं है, लेकिन मैं अपोजिशन का मेंबर हूं। तो अपोजिशन का मेंबर होने के बावजूद हमें बहुत सारा टाइम मिला, बहुत सारे मौके पे हम उनसे मिले। मैंने अपने हल्के के लिए जो गुजारिशात की वो उन्होंने सारे पूरे किए। दीगर जो छोटे मोटे इशूज़ थे अवाम की फलाह बहबूद के, वो उन्होंने हल किए। तो एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से यही चीज़ें देखने वाली होती हैं कि कौन सा नुमाइंदा जो है वो अवाम की दस्तरस में है। तो दस्तरस के हवाले से तो बुज़दार साहब कहीं ज्यादा बेहतर है जी। यानी बतौर वजीर आला वो पंजाब असेंबली के मेंबर जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, अगर वो अपने मसाइल लेकर जाएं तो वो उस पर अमल दरामद भी करवाते हैं और हेल्प भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ अली अंसारी साहब, आपके सरप्राइज का भी वेट रहेगा। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा जो जमीयत उलमा इस्लाम फेस से निकाले गए, जिनका मौक़िफ़ ये है कि हम बुनियादी रुकन हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से, जो इसी नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। आज उनकी अहम बैठक हुई जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। मकामी रहनुमा भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के अहम ओहदेदारान भी थे और आइंदा की हिकमत अमली पे बात की गई। बात की गई कि दफातर कहाँ कहाँ पे खोलने हैं। बात की गई कि जो शौकाज हमें मिले थे वो किस पैराए में मिले और किस तरीका कार के तहत
तहत हम मौलाना फजलुर रहमान को शोकॉज करेंगे। बहुत से इंकशाफात हुए, मौलाना की जात के मुतल्लिक हुए, कहां से पैसे लिए जाते रहे, कहां पे लगाए जाते रहे, किस तरीके से पैसे का लेन देन होता रहा और आइंदा ऐसे तमाम अमल की रोकथाम के लिए उनकी हिकमत अमली क्या है और इकदाम क्या होंगे। इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मौलाना गुल नसीब खान ने हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, बिला ताखीर सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं कि आपकी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एक शोकॉज नोटिस जारी किया जाना है, जिसकी आप अभी तरतीब बना रहे हैं कि किस तरतीब के तहत उन्हें शोकॉज जारी किया जाएगा। वो किन बुनियादों पे आप शोकॉज जारी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। असल सूरत हाल यह है कि दुनिया के मुसल्लमा कवानीन में और दुनिया के मुसल्लमा दसातीर में और आइनों में ये तरीक़ाकार दर्ज है जो करीन इंसाफ के बिल्कुल करीब है कि एक अफेलेबल जमात होते हैं और एक फैसला कुन जमात होते हैं। यहाँ पर जो भी जिसके भी खिलाफ फैसला किया जाता है वो फैसला कुन जमात करते हैं और फिर मुतासरा फरीक जो है वो अफेलेबल जमात में जाकर उस फैसले के उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पर मरकजी जमात ने फैसला किया जिसके खिलाफ अपील के तमाम दरवाजे बंद हो गए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी रुकनीत ख़त्म कर दी गई, तो इस हवाले से हमें कोई शोकाज नोटिस नहीं मिला, कोई हमें सफाई का मौका नहीं दिया गया। इस हवाले से जो मुतनाज़ा कानूनी और दस्तूरी बात है वो ये है कि जो जमात जमीयत उलमा इस्लाम पे रजिस्टर्ड है, तो अगर उन्होंने कार्रवाई जमीयत उलमा इस्लाम पे की तरफ से किए है तो हम उसके मेंबर नहीं है। सही। और अगर उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के तरफ से कार्रवाई किए है तो उस दस्तूर को फॉलो नहीं किया। लिहाजा आज मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हम सोचते हैं कि इस हवाले से उनको नोटिस दें, तो उसके लिए मौका, महल और तमाम आईनी और कानूनी ज़ाब्तों को सामने रखते हुए हो सकते हैं कि वो ये इक़दाम भी करें। मौलाना साहब, आपने आज की मीटिंग में बड़े अहम फैसला आप बात की और आपने ये भी बताया कि KPK के अंदर अरकान असम्बली जो थे सेनेट में उनको बेचा गया और मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने, मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली ने वो पैसे वसूल किए। ये क्या हकीकत की, कितने पैसे वसूल किए, किसके वोट बेचे गए? असल में ये सारे बातें जो है ये तो एक कमेटी मरकजी जमात ने बनाई थी, तो उसमें एक मौलाना शुजाउल मुल्क साहब था और एक कामिल ये आगा साहब थे जो साबिका गवर्नर थे और वो अब इंतकाल कर गए हैं, और एक मौलाना सलाहुद्दीन साहब थे। तो उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आप इस हवाले से पूरी रिपोर्ट मुरतब करके दें। लेकिन अब तक मरकजी जमात न वो रिपोर्ट उसूल कर चुके हैं और न बयान कर चुके हैं। तो इसी हवाले से वो मुनासिब कमेटी की अरकान और मेंबरान जो है वो आपको मुनासिब बात बता सकते हैं। आपके नोटिस में क्या बात है? आज मीटिंग में तो बात हुई है ना? नहीं, ऐसी बातें, बाज़ बातें ऐसे होते हैं कि जो अपने मीटिंगों के दरमियान तो होते हैं लेकिन बाहर उनका बयान करना चौकों पर मुनासिब नहीं है। तो इसी वजह से वो बातें जो मीटिंग में होती रही है वो कमेटी की मेंबरान जो है वो बेहतर बता सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मरकजी शूरा की कमेटी है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की, जिसके बहुत से जय्यद रहनुमा मेंबर भी हैं, उनमें से आपके हम ख्याल कितने फीसद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फे के हम ख्याल कितने फीसद? मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम ये बहुत कम मौका हमें मिला है, तो पूरे मुल्क के साथ राब्ते करना और पूरे हजरात को
मसाइल के तह तक पहुंचाना और आगाह करना और फिर उनकी राय मालूम करना, इसमें थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। ये कार्रवाई चूँकि बिल्कुल अचानक हुई और हमें मालूम ही नहीं था कि जमात इस किस्म का फैसला करेंगे और फिर मुतल्लका जो फोरम है उस फोरम से नहीं बल्कि कोई दूसरा फोरम बनाकर उनसे करेंगे। दस्तूर में किसी कमेटी की तश्कील की इस हवालों से, इस फैसलों के हवाले से किसी दस्तूरी कमेटी का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई मेंबर मजलिस शूरा का मेंबर है या कोई मेंबर अगर मजलिस आमला का मेंबर है या जनरल कौंसिल का मेंबर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शूरा जो है, साहब हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी मजलिस शूरा है, जो जिसके आप मेंबर थे, जिस आप जनरल सेक्रेटरी केपी कह रहे हैं, बड़े सीनियर तरीन आप हैं, तो आपकी जो जिस तंजीम में आप मौजूद थे उसमें से आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे ख्याल में वो तो सब हमारे साथ है। जिस जमात का मैं अमीर रहा हूं, जिसके जो मेंबरान मजलिस शूरा रहे हैं, वो सब के सब हमारे साथ हैं। वो आपके साथ है। अच्छा, केपीके में आप हैं, मौलाना साहब भी केपीके में हैं। आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है? मौलाना साहब की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है? और आप क्या आने वाले दिनों में अगर यही सूरत रहती है और मौलाना के मुकाबले में क्यों आप अपना उम्मीदवार देंगे? ये तो हिकमत अमली की बात है। हो सकते है कि ये मामला टल जाए और बाहमी इस्लाह हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हालात आते रहेंगे, वक्त गुजरते रहेंगे, मशावरत होती रहेंगे, तो फिर फैसले होते रहेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आपकी नज़र में आप जमीयत उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो फे के सरबराह तो है मौलाना फजलुर रहमान। अगर वो बतौर सरबराह आपको शोकाज कर रहे हैं तो आप कहते हैं आप फे के मेंबर नहीं है, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का सरबराह कौन है? आप खूब जानते हैं कि अब तक हमने कोई तंजीम तश्कील नहीं किए है। इस हवाले से ये फैसला मुतनाज़ा है, तो जब तक हम इस मुतनाज़ा फैसले को टिकाने लगा देंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला बात जाहिर हो जाएगी कि कौन बड़े हैं और कौन मरकजी अमीर है। अच्छा मौलाना नसीब साहब, जो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं अब नैब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के शोकाज क्या नोटिस जारी करीबी लोगों को कि ये उनके सहूलतकार थे, इनके पास पैसे हैं, और ये भी बात सुनने में आई, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें बताई कि बाकायदा आपकी शूरा में ये चीज़ सामने आई कि लीबिया से और दूसरे ममालिक से भी मौलाना फजलुर रहमान को फंडिंग होती थी, तो वो जो फंडिंग होती थी क्या ये सब कुछ आपके नोटिस में है? मेरे नोटिस में ये नहीं है। हाफिज हुसैन अहमद साहब एक तो मरकजी आदमी रहा है, दूसरी बात यह है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले जमीयत के रुकनियत फार्म पुर चुके हैं और वो बड़ी उम्र के आदमी है और मैं उसके मुकाबले में सूबे के लेवल का आदमी हूँ, तो वो मालूमात मुझे नहीं है जो मालूमात उनको है। चले इतना बता दें आप अपने सूबे के हवाले से, केपीके में जो वोट बिके थे, जो खरीदो फरोख्त हुई थी या नहीं हुई थी, आज ये बता दें बस। हम ये नहीं पूछते कितने में किसने ली, हुई थी या नहीं हुई थी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, बस इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। यानी आपके नज़दीक इतना ही काफ़ी है, यानी आने वाले दिनों में मजलिस शूरा में जो फैसले होंगे उससे तंजीमें नौ होगी और पार्टी तश्कील दी जाएगी, फिर ये सोचा जाएगा कि सरबराह कौन है, में किसने क्या गलतियां की, उसका भी एहतसाब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना गुल नसीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भारत के अंदर जारी कशीदगी और कल के हवाले से क्या प्लानिंग है, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत में किसानों का एहतजाज कल 26
जनवरी है और 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन किसानों ने भी यौम जमहूरिया को मुख्तलिफ अंदाज में मनाने का अज़्म किया है। ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, परेड होगी, परेड के बाद भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे और आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ जाएगा और आज दिल्ली में यह भी देखने में आया कि साइकिल सवारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने अपनी मूवमेंट को भी पाकिस्तान का नाम दिया था। केसरी ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। केसरी सिखों का वो अज़्म है और सिखों की वो पहचान है कि जिसको पहचान बनाकर केसरी वाली जंग लड़ी गई और उसके बाद सिखों ने एक नई पहचान हासिल की, तो उसी को बुनियाद बनाकर कल एक जंग को तशबीह दी जा रही है। तो राना साहब, दिल्ली में सिखों का अज़्म क्या है, सिखों की प्लानिंग क्या है और उसको रोकने के लिए हुकूमत के इक़दाम क्या? देखें यासर, कल का दिन बड़ा अहम दिन है। ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये कोई 500, 1000, 2000, 3000 नहीं, ये 50,000 से ज़ायद लोग हैं। ये पैदल चल पड़े हैं। हाल ही ये दिल्ली नहीं, बम्बई के अंदर भी सिख आ गए हैं, किसान आ गए हैं। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखें कि बेइंतहा ट्रैक्टर मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, भारतीय किसान मौजूद हैं और तो और खालिस्तान के परचम भी वहां लहरा दिए गए। यानी इन्होंने सिख किसानों के साथ जो जुल्म किया, जो नहीं भी खालिस्तान के साथ है वो भी खालिस्तान के साथ हो गया। अब वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और सूरत हाल ये हो चुकी है कि आरएसएस का एक गुंडा पकड़ा गया। कल तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, उसने क्या कहा कि मुझे टारगेट मिला है कि मैं मारूं किसको, कुछ इंडियंस को भी हिंदुओं को भी मारूं, कुछ सिखों को भी मारूं और कुछ वज़रा को भी मारूं। ये टारगेट मिला। उसने कहा मुझे टारगेट देने वाला कौन था? उसने कहा जनाब हमें टारगेट दिया गया पुलिस की तरफ से। फिर एक ये फुटेज एक्सक्लूसिव चल रही है, ये हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये कौन शख्स है? ये एक साबिक वजीर आला जो है सिख ही है, ये उसके जनाब करीब तरीन अजीज है। अगर प्रोड्यूसर साहब इसकी आवाज़ सुना सकें, अगर इसका नाम दिखा सकें तो पूरी कौम को पता चले कि इस सिख को भेजा गया। ये वो सिखों के अंदर भी कुछ गद्दार थे ना, जो जिनको वो कह रहे हैं, जिनको भारतीय हुकूमत ने अपने हाथ में लिया हुआ था कि जाओ जाकर सिखों की मूवमेंट को खराब करो। तो इस नौजवान को जब भेजा गया कि जाओ तुम जाकर ये सब कुछ करो, तो ये वहाँ पे पकड़ा गया। जब ये पकड़ा जाता है तो इसके साथ वहाँ पे क्या हो रही है आप देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये एक साबिक वज़ीर आला का करीबी तरीन अजीज़ है, करीब तरीन अजीज़ है और वो वज़ीर आला जो है वो सिख है। तो ये आप अंदाज, ये जो खबरें चल रही हैं कि सिंध जो सिखों का दाखिला दिल्ली में रोकने के लिए पानी में जहर मिला दिया। ये मैं अभी तो आपको बताने जा रहा था। बहुत खौफनाक एक खेल क्या खेला गया है। इन्हें पता कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के बाहर सिख पहुंच चुके हैं। उन्होंने हर सूरत अंदर जाना है। पहले तो इन्होंने आरएसएस को, बीजेपी के कारकुनों को टारगेट दिया। हमने एक लेटर दिखाया था 2 दिन पहले, जिसमें ने कहा गया था आप असला इस्तेमाल करेंगे, गोली चलाएंगे, पुलिस फौज आपको सपोर्ट करेगी, आपने किसी सूरत में आगे नहीं आने देना, फलां कर देना है। उसके बाद आप आ जाए। अब इन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ सप्लाई जा रही थी, सप्लाई पानी की, उस पानी की सप्लाई में बाकायदा केमिकल डाल दिया गया है और वो केमिकल डाला गया है कि जिस केमिकल के पानी में मिलने के बाद लोग बाकायदा बीमार हो जाएंगे, लोग मर सकते हैं, वहां पर लोग जो है बेहोश हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, वो केमिकल डाल दिया गया है। और हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक 123 जो सिख हैं, इस वक्त तक 123 सिख जो है उनकी हालत गैर हो चुकी है। राना साहब, अच्छा एक और चीज़ कंफर्म करनी है, जो रिपोर्टेड है वो 5 हलाकतें इस एहतजाज के दौरान, 2 लोगों की खुदकुशी है, वैसे 3 लोग की अमवात हुई। क्या अनरिपोर्टेड तादाद ज़्यादा? अभी जो हमने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की तकरीर सुनाई है, उसमें उसने इंकशाफ किया हुआ है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको बाकी हिस्सा भी सुना देते तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस तहरीक के दौरान, ये जो आपका मार्च है, इसके दौरान 125 लोग मारे जा चुके हैं। 125 लोग, ये खुद कह रहे हैं। ये डॉक्टर गुरपतवंत सिंह पन्नू जी जनाब पन्नू साहब कह रहे हैं कि 125 लोग मारे जा चुके हैं। इस पे उन्होंने कहा है 125 जब हलाकतें हो गई हैं तो वो किसने की है? उसने कहा आप किस तहरीक के दौरान, अब सिख सुबह जब 26 तारीख को अंदर दाखिल होंगे तो वहां आरएसएस के गुंडे भी नहीं मारेंगे,
वहाँ बीजीपी के गुंडे भी नहीं मारेंगे, वहाँ पुलिस भी नहीं मारेगी, वहाँ फौज भी नहीं मारेगी। वहाँ पर इनके कुछ लोगों को अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि आज रात के अंधेरे में, चूंकि सर्दी ज़्यादा वहाँ पे, किसी वक्त भी इन पे हल्ला बोल दिया जाए। वहाँ पर हर सूरत इनके अंदर कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि जिसकी इंतहा को, और ये भी एक साजिश है कि हो सकता है कि हुकूमती कोई वजीर कत्ल हो जाए, कोई अहम शख्सियत कत्ल हो जाए, कोई अहम मुसलमान रहनुमा को कत्ल करवा दिया जाए वहां पे, और मुद्दा इन पे डाला जाए। हाँ, मुद्दा इन पे डाला जाए ताकि रुख को चेंज कर दिया जाए। देखिए, बदकिस्मती इनकी बड़ी बुरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए दिल्ली में, जहां कल इन्होंने बड़ा जश्न मनाना है। दूसरा इनके साथ जो चाइना ने किया है, आज चाइना ने जो इनके साथ किया है, इनका मीडिया तो छुपा रहा है, हम दिखा भी देंगे वो लाशें, हम दिखा भी देंगे। उस पे कल में बात कर लेंगे। राणा साहब, आज भी कर लेते हैं कि भारतीय फौज के अंदर जो सिख हैं वो बाकी हो गए हैं, और सुना ये कि उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, बेइंतहा इजाफा हो गया। कल 26 तारीख के बाद देखिएगा ना क्या होता है यासर। कल 26 तारीख को जब वहां पर अंदर जाने से रोका जाएगा, चार तरफ से लोग जा रहे हैं, और एक खौफनाक चीज ये है, जो सिख दिल्ली के अंदर रहते थे, जिनके दिल्ली के अंदर कारोबार थे, जिनके वहां पे रहायशें थी, उनके घरों के बाहर भी फौज तैनात कर दी गई है, उनकी दुकानों को ताले लगा दिए गए हैं। उन जो पुलिस में वहां पे लोग सिख थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे, उनको भी बाकायदा कहा गया कि तुमने घरों से बाहर नहीं निकलना, तुमने दफातर में नहीं आना। और मजे वाली आपको एक बात है, जहां इनकी परेड होती है ना, जिस रोड पे परेड होनी है, जहां पे सब कुछ होना है, वहां पर इन्होंने क्या किया है कि 8 से 9 हजार हिंदुओं को पग्गें पहना दी सिखों वाली, ताकि कल इंटरनेशनल तौर पे यह साबित किया जाए कि जनाब हिंदुओं से ज्यादा सिख जो है वहां पे आए हैं इनके लिए। ये एक ड्रामा किया गया। लेकिन बदकिस्मती देखें, वो जिन को पगें पहना रहे हैं ना, वो सारे ऐसे कट्टर हिंदू हैं कि जिनकी पहचान दूर से हो जाती है। अब मीडिया भी चूंकि इन्होंने मैनेज किया हुआ, लेकिन जितना मर्जी कर लें सोशल मीडिया पे आ जाएगा। और आज उन्होंने, मैं आपको बता दूं, इस वक्त वहां पे टोटल मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, टोटल मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, ताकि सिखों के आपस में राब्ते ना हो सके। लेकिन कल का दिन एक काफी अहम दिन है। ऐसा मुल्क जो जमहूरियत का लंबरदार होने का दावेदार है, उसके अपने न्यूज एंकर और प्रोग्राम एंकर किस तरीके से टीआरपी बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, उसके अपने मुल्क के अंदर उनके लॉज के खिलाफ कैसे लोग उठ खड़े होते हैं, वो अपने लोगों का सामना कैसे करेगा, दूसरे लोगों की बात तो दूर है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।